इन दिनों संसद सत्र चल रहा है और संसद में आपने कल देखा होगा कि पंजाब के दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए और जिस प्रकार की वहां पर राजनीति हुई, जिस प्रकार की वहां पर बातचीत हुई, उसने संसद की गरिमा को भी कई प्रभावित किया है। और खास तौर पर संसद में खालिस्तानी समर्थक सांसद के बारे में चर्चा, फिर उसके बाद विवाद, कई चीजें बता रहा है। और इन चीजों का क्या राजनीति पर रिएक्शन हुआ है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, जिस तरीके से कल चरणजीत सिंह चन्नी साहब और साथ में बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी जो मंत्री भी हैं, उनकी डिबेट हुई, खास तौर पर राहुल गांधी भी वहां पर नजर आए, उसके बाद अमृतपाल सिंह की बातचीत हुई, इससे राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए नरेश, मैं ये कहूँगा कि जो वर्तमान इस समय जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है जी। चूँकि अपोजिशन जो है इस समय स्ट्रांग हो गया है, तो वो जिस तरह से डिबेट कर रहा है किसी भी मुद्दे को उठाकर, उसमें बहुत ज़्यादा जो यूँ कहें कि अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी के बीच में जो टग ऑफ वॉर की स्थिति आ जा रही है, गर्मा गर्म बहस हो जा रही है। उसके बीच का एक वाकया है जिसमें कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि वैसे भी उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई, आपको याद होगा जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पंजाब विजिट पर थे और उसी समय जो है आपने देखा होगा कि वो स्टक हो गए थे उस जैम में, और जो उनकी सिक्योरिटी एनएसजी थी उसको आके कुछ देर तक वेट करना, उनकी सिक्योरिटी लेनी पड़ी, घेराबंदी करनी पड़ी। और एक तरह से उसके बाद जो है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया था वहाँ के पुलिस के जो डीजीपी को। तो ये इन कंट्रोवर्सी में घिरे हुए चन्नी साहब की सरकार उस समय रही थी। उसी से अगर हम रिलेट करें तो चन्नी साहब ने जो चन्नी ने उस दिन कल की डिबेट में पार्लियामेंट में जिस तरह से जो बिट्टू साहब हैं, बिट्टू जो इस समय केंद्र सरकार में एमओएस फॉर रेलवेज और फूड एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं, एमओएस, तो उनके साथ में डिबेट हुई। उन्होंने एक तरह से उनके पिताजी का भी रेफरेंस, उनके दादाजी का रेफरेंस दिया, जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे थे, बेअंत सिंह। और उस समय आतंकवाद का दौर पाकिस्तान में, पंजाब में चल रहा था। आतंकवाद का, पाकिस्तान समर्थित आप कह सकते हैं, आतंकवाद का दौर था। और उनका असैसिनेशन जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी हुआ था। और उनकी कार जो ब्लास्ट हो गई, जी मुझे अभी भी याद है जिस तरह से उसकी फुटेज आई थी उस समय, कि वो अपनी ऑफिशियल कार में चढ़े, उसके विद इन सेकेंड्स जो है वो ब्लास्ट कर गई थी प्रीमाइसेस, ऑफिशियल प्रीमाइसेस में। तो ये बहुत दुखद घटना थी उस समय की। उनका जब चन्नी साहब ने रेफरेंस दिया तो बिट्टू साहब ने बहुत तगड़े से उसको रिटॉर्ट किया, ये कहते हुए कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कुर्बान हुए थे, वो देश के लिए कुर्बान हुए थे। जाहिर सी बात है, देश उस समय अगर देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो उसमें उनकी एक सुप्रीम सेक्रीफाइस हुई थी। और इन सेक्रीफाइसेज के बाद ही जो है जिस तरह से लगातार अभियान चला, पंजाब से जो है आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ा गया। लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी असमंजस की बात ये हो गई कांग्रेस के लिए कि उन्होंने जो अमृतपाल सिंह की प्रशंसा की कि उनको जो है एक 20 लाख लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदे की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसको संसद में नहीं आने दिया जा रहा है। तो चन्नी साहब का ये रेफरेंस जो है थोड़ा सा आपत्तिजनक था। बिल्कुल सर, ये तो डिबेट लगातार हुई, गहमा गहमी हुई, लेकिन बीच में राहुल गांधी का जिक्र आया। राहुल गांधी, क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार ये फैल रहा है कि राहुल गांधी का एक इशारा और दोनों आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके का मतलब किस तरीके की राजनीति देश में जा रही है? देखिए, ये राहुल गांधी का इशारा और ये थोड़ा सा, इसके ऊपर मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि राहुल गांधी ने किस स्थिति में इशारा किया या उससे उन्होंने एक इशारा दूसरे ढंग से किया, ये सब दूसरे तरह की बातें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हैं इस समय। उनके नेता लोग जो है, या यूँ आप कहें कि उनकी जो है पूरी की पूरी तरह से जो उनके सानिध्य में लोग बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, ये बात तो दिख रहा है। और चन्नी साहब ने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, मैं डिबेट के स्तर की बात कर रहा हूँ, इस तरह की डिबेट के स्तर का जो होना जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और उसी वजह से वही एक कारण था कि शाम होते होते आपने देखा होगा कि जो उनके जो स्पोक्स पर्सन है जयराम रमेश साहब ने जो है ट्वीट कर दिया कि ये उनके पर्सनल कैपेसिटी में दिया हुआ स्टेटमेंट था चन्नी साहब का, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आप उसको नहीं ले सकते हैं कि ऑफिस का यानी कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए एम्बैरेसिंग था। बिल्कुल सर, इससे तो सीधे सीधे ये संदेश जाता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके सांसद जो हैं बेलगाम हो चुके हैं। ऐसे में अगर केंद्र नेतृत्व या राहुल गांधी एक्शन नहीं लेते हैं तो चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये तो हमेशा बना रहता है, लेकिन जो राहुल गांधी की जो राजनीति इस समय है, आपने देखा होगा कि वो शुरू से एग्रेसिव हैं और उनको लगता है कि एग्रेसिव, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो
या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जी। दोनों में वो काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं। मणिपुर के जो वो मुद्दा उठाते हैं, या साउथ के जो कर्नाटका में वो इश्यूज़ को उठाए थे, इसी तरह से जो हर इस इशू को जो है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से उठाते हैं। उन्होंने जो कांग्रेस की राजनीति में जो एग्रेशन ला दिया है, डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करना और उनको हिट करने की, चाहे आर्थिक मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे प्राइस राइज हो, इन सब मुद्दों पर वो जो डायरेक्ट हिट करते हैं, वो उसका परिणाम भी थोड़ा सा बेहतर निकल रहा है। कांग्रेस जो कि 10 सालों से संघर्ष कर रही थी, शायद वो जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स राहुल गांधी ने अडॉप्ट की है, उसका उनको जो एक तरह से जो फायदा मिलना शुरू हो गया है, तो शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा एक इस समय दूसरे तरह से जो है एग्रेसिव मोड में आ रहे हैं। उनको लग रहा है इसका परिणाम अच्छा मिल रहा है, यूथ उनके साथ एसोसिएट हो रहा है, या फिर यूँ कहें वो जो उनका काडर है जो विभिन्न स्टेट्स में, उसमें काडर थोड़ा सा री एनर्जाइज हो रहा है। जब उनका किसी भी पार्टी का नेता फोर फ्रंट से आगे आके लड़ाई लड़ता है या आगे आगे मोर्चा लेता है रूलिंग पार्टी के साथ में, तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, उसके साथ लोग एसोसिएट भी होते हैं। तो राहुल की सर इस प्रकार की, जिस तरीके से राहुल रिएक्शन दे रहे हैं संसद में या संसद के बाहर, महाराष्ट्र इलेक्शन में इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस की जो स्थिति है वो उसके सहयोगी दलों से ज़्यादा अच्छी नजर आ रही है। हाँ, मैं इस बात पे ये कहूँगा कि देखिए, महाराष्ट्र में जो है लोकसभा इलेक्शन के पहले दूसरी स्थिति थी जी। लोकसभा इलेक्शन के पहले 20+ सीट कहने के लिए 2019 के इलेक्शन में जो है लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के पास थी, तो वो ज़्यादा फोर्सफुल थी। उन्होंने इस बार 23 सीट पे, जो 23 के ऊपर तकरीबन 25 सीट पे चुनाव लड़ा, और 25 से उनको सिर्फ 9 सीट पे फायदा हुआ है, जीत पाए हैं। तो उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है बनस्पत एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शिवसेना ग्रुप से, इस समय उनके ऊपर वो पूरी तरह से जो हावी नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि इस समय जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, असेंबली इलेक्शन की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, लोग एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। और चूंकि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं अभी भी, तो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, या यूं कहें मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने अपना पक्ष इस तरह से रखना शुरू किया है कि उन्होंने 15 सीट लड़ी, 7 सीट पे जीते हैं, तो 50% का स्ट्राइक रेट उनका रहा। तो इस वजह से उनको जो है कंबाइन, यानी बीजेपी और एलाइट्स का जो है मिलके उनको चीफ मिनिस्टरियल फेस बना दिया है। तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर चाहा होता तो जब चीफ मिनिस्टर बन रहा था, तो जो देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर के लिए माना जा रहा था, वही चीफ मिनिस्टर बन रहे थे। वो तो अंत समय में निर्णय हुआ कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वो वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी याद होगा। तो उस स्थिति में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के हाथ में जो है इस समय बाजी है, और वो जो है चूंकि रीजनल लीडर हैं, शिवसेना की लिगेसी को एक तरह से उन्होंने इनहेरिट कर लिया है, जो बाला साहब हैं, और इस तरह से वो एग्रेसिव तरीके से अपनी जो डिमांड को रख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा देखा जाए, अगर उनको महाराष्ट्र को रिटेन करना है तो उन्हें थोड़ा सा उनके साथ मिलकर चलना ही होगा। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी है, अजीत पवार को लोकसभा में आशातीत सफलता नहीं मिली, फिर भी वो बार्गेनिंग कैपेसिटी में बने हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ कि बीजेपी से कितना मैक्सिमम जो है लिया जा सके, अपनी सीटों को बढ़ाया जा सके। और इसके जस्ट उल्टा आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है ज़्यादा प्रभावी स्थिति में दिख रही है। उनके साथ शरद पवार जैसा जो नेता उनके अलायंस में बने हुए हैं, तो शरद पवार का अभी भी पलड़ा भारी है। आपने देखा होगा कि 10 सीट पे शरद पवार ग्रुप ने एमपी अपने खड़े किए थे जो इलेक्शन में, इस लोकसभा इलेक्शन में, और उन्होंने 8 सीट जीती है। तो 8 सीट 10 में से 8 जीतना बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल सर, हमने देखा सर पिछले कई सालों से, हाल ही में एक अटैक हुआ था कनाडा में हिंदू मंदिर पर। उसके अलावा हमने देखा कि अमेरिका में, लंदन में और कई विदेशी जहां अलग अलग जो देश हैं वहां पर खालिस्तानियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, मंदिरों को निशाना बनाया। उसके बाद संसद में खालिस्तानी समर्थक सांसद के बारे में बात करना कितना नुकसान पहुंचाएगा आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के लिए मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी अगर ये रियलाइज करती है कि किसी खालिस्तानी नेता को सपोर्ट करना, जिसका मुझे लगता है कि उन्होंने रियलाइज कल ही कर लिया था, तभी उन्होंने जयराम रमेश ने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि चन्नी साहब का स्टेटमेंट जो है उनका पर्सनल कैपेसिटी में दिया हुआ स्टेटमेंट है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है, क्योंकि देखा जाए तो जो सेसेशनिस्ट, जो खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगता, उसका जो है उस समय की वर्तमान जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, उनका असैसिनेशन हुआ उनके ऑफिशियल बंगलों में।
तो आप यूँ कहें कि उस परिवार ने, जो गांधी परिवार जो इस समय कांग्रेस का नेतृत्व में है, कांग्रेस उसकी लीडरशिप में लगातार रहा, तो उस परिवार को सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा इस टेरर ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से, जो सेसेशनिस्ट एलिमेंट है। जी। तो उसी के साथ में आपने देखा एलटीटी के मूवमेंट, एलटीटी के जो है टेररिस्ट ने जो है, जी। उनके बाद में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया उसमें। हम्म। तो इन भावनाओं को समझते हुए जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस तरह की जो विचारधारा के साथ अपने को आत्मसात, अपने एसोसिएट नहीं होने देगी, क्योंकि उनके साथ में एक लिगेसी है पंजाबियों का, जो एक तरह से देखा जाए तो प्रो खालिस्तान एलिमेंट एक छोटा सा भी एलिमेंट है। उसको ये नहीं कह सकती कि पंजाब में पूरी की पूरी तरह से वो आंदोलन जो है समाहित हो चुका है वहाँ के जनमानस में, लेकिन ये बात सही है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है वहाँ पर पंजाब में, तब से जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। चाहे वो कनाडा से उनको फंडिंग हो रही हो इन एलिमेंट्स को, तो ये अब केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि किस तरह से ऐसे एलिमेंट्स को क्रश किया जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में वॉइस को आप क्रश नहीं कर सकते हैं। अगर वो पॉपुलर मैंडेट के तहत अमृतपाल सिंह जीत गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो खंडूर साहब जो कंस्टिट्यूंसी से जीते हैं, इसका मतलब वहाँ की जनता जो है उनको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए, एक खालिस्तानी नेता भारत का सांसद बन जाता है, जेल में इस वक्त हैं अमृतपाल, और उसे लेकर कल संसद में बहुत गहमा गहमी हुई। बिट्टू साहब और चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी सांसद हैं और इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, और उसके बाद देश की राजनीति काफी गर्मा गई है, क्योंकि चन्नी साहब जो हैं वो कांग्रेस के सांसद हैं और उन्होंने कल एक खालिस्तानी नेता की बात कही। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका अगले चुनाव में कितना फायदा उठाती है, क्योंकि जब भी देशभक्ति की बात आती है या देश विरोधी लोगों की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका चुनाव में भी खूब बिल्कुल आने वाले समय आप हरियाणा इलेक्शन में देखेंगे कि हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है, या फिर महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि उसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये सब जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव के टाइम में इस तरह के मुद्दे उठते हैं, और उनका जाहिर सी बात है जो है बीजेपी या कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो देखिए, इसका असर हरियाणा के चुनाव में हो सकता है, और हो सकता है कि जो दूसरे राज्य हैं महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लगातार पोल पंच के साथ आप जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया.com।